हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं मेरे सुपर स्टूडेंट। क्लास प्रारंभ करें उनसे पहले हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी शिक्षार्थियों के लिए जिन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती के प्रथम फेज में सिलेक्शन लिया है। मैं उन 5,000 स्टूडेंट को मैं एक तरह से पुनः कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूं, क्योंकि उनके अथक प्रयास से, लगातार उनकी मेहनत से ही यह उन्हें परिणाम मिला है। तो हम बड़े आभारी हैं और हमने और आप सब लोगों ने मिलकर इस नामुमकिन से लगने वाले लक्ष्य को हमने पूरा किया है। अब यही कार्य हम अगले स्टूडेंट के साथ भी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ें वो सभी 100% उनके सिलेक्शन हो। इसलिए आज आप केवल हमारे साथ मन से, तन से, जैसे भी प्रकार से जुड़ सकें उससे हमें हमारे साथ जुड़ें। हमारा जितना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इतना यूटिलाइजेशन करें। आप हमसे जितना पूछना चाहते हैं उतना पूछें, जितने डाउट क्लियर करना चाहते हैं उतने डाउट क्लियर करें। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। पूरी सुपर कोचिंग परिवार पीछे नहीं हटेगा। आपके हर एक कदम पर हम आपके साथ रहेंगे। चलिए, तो नई बिहार शिक्षक भर्ती का बिगुल बज चुका है, युद्ध शुरू हो चुका है और मात्र आपके पास है 38 दिन, 38 डेज। मैं आपके लिए हर संडे को लेकर आया करूंगा एक संडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बहुत सारे प्रश्न जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के करवाया करूंगा और उनका लेवल जो होगा वो बहुत ही ज्यादा अप लेवल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो क्लास होगी आपके समर्पित होगी उन 40 नंबरों के लिए जो आपसे 40 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो चाहे आप 6 से 8 का पेपर दें, चाहे 9 से 10 का पेपर दें, चाहे 11 से 12 का पेपर दें, सब में ये प्रश्न कॉमन रहने वाले हैं। तो चलिए, आज आज हम जो आपको कराएंगे आप भी कॉपी पेन से लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं आज आपको लगभग 90 प्रश्न कराने वाला हूं और आपको बताने हैं उनके आंसर और यह भी बताना है कि आपको कितने नंबर आए। क्योंकि आज मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, इस वजह से मैं आपके साथ लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूं। मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से मैं आपके लोगों के साथ हूं और मेरी नज़र आपके आंसर पर है, क्योंकि कमेंट बॉक्स को मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो आप ये ना सोचा कि सर आज हमारे साथ नहीं है, सर आज आप लोगों के ही साथ हैं और साथ रहेंगे, है ना। तो चलिए, आप सवालों के जवाब दीजिए। मैं आप सब लोगों को वॉच कर रहा हूं और मैं बार बार तुम्हें मैसेज भी करता रहूंगा, टेंशन मत लो, है ना। तो चलें, तो आज आपको सवालों के जवाब देने हैं। ये 90 प्रश्न हैं, लगभग 1 घंटे के अंदर हमें ये प्रश्न करने हैं। तो आज हम केवल सवाल और आंसर या क्वेश्चन और आंसर ही करेंगे। आज हम ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र है, ये 5 दिन में आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ाऊंगा। सैटरडे को मैं आपको बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा, एमसीक्यू कराऊंगा और फिर संडे को भी मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा। तो ये एक हमारा पूरा के पूरा सीक्वेंस चलेगा, सातों के सातों दिन चलेगा। अब 38 दिनों तक बिल्कुल नहीं रुकना है, ना थकना है, लगातार पढ़ना है ना। चलो प्रारंभ करते हैं। कॉपी पेन से निकाल लो। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम, यानी अपने सपनों से कभी भी मत भागो। अपने सपनों के लिए भागो, ठीक है, सपनों से मत भागो, ये जरूरी है, ठीक है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं उसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो आप उस पीडीएफ को यहां से प्राप्त कर सकते हैं, एसएसटी विद राज राणा, जहां क्वेश्चन के साथ साथ आंसर के साथ भी आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। और इस क्लास को हर एक स्टूडेंट ले सकता है जो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी ना भी कर रहा हो, वो भी क्लास ले सकता है। कोई भी बच्चा ले सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और ये जो जीके जीएस है, सब में आती है। हर एक एग्जाम में आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ना आती हो। लेकिन हमारा पूरा का पूरा फोकस बिहार शिक्षक भर्ती के सेकंड फेज पर है और हम उसको प्रतिबद्ध हैं उसके लिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं सुपर कोचिंग के, अगर कोई आपको पेड बैच खरीदना है, आपको लगता है कि यूट्यूब सफिशिएंट नहीं रहेगा कि और हम भी एक सीक्वेंस के साथ पढ़ना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती का कोर्स 1614 रुपए का है मात्र। राज राणा कोड का इस्तेमाल करोगे इतने रुपए का कोर्स मिल जाएगा मात्र, ठीक है। और इसी में आप 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 सभी की तैयारी कर पाओगे। तो अगर एक को अगर हटा दें तो आप सोचिए कि ये मात्र और मात्र कितने का होगा, ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए का भी कोर्स नहीं पड़ रहा है,
पता है, तीनों 6 से 8 वाली क्लास भी आपके लिए ओपन रहेंगी, 9 से 10 वाली भी रहेंगी, 11 से 12 भी रहेंगी। तो ये है, आप राजराणा कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स को ले सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है ना। पहला प्रश्न है और इस पहले प्रश्न का आपको आंसर देना है। पहला प्रश्न क्या है? ये एक सवाल है किससे? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ये सवाल है करंट अफेयर्स का। और आपने देखा होगा कि पिछली बार जो पीआरटी का पेपर हुआ था उसमें करंट अफेयर्स का लेवल काफी अच्छा था। ठीक है, इसके अलावा जो टीजीटी का पेपर था करंट का लेवल उसमें अच्छा था, और पीजीटी में भी करंट का लेवल अच्छा था, और कम से कम 5 से लेकर 10 प्रश्न आने की यहां से संभावना बनी रहती है। न्यूनतम 5 और अधिकतम 10 हो सकते हैं। तो यहां पर कोई ऐसा नहीं कि ज्यादा या कम होगा। तो करंट अफेयर्स पर आपको ध्यान देना और बहुत ही गहराई से ध्यान देना है, क्योंकि बीपीएससी किस प्रकार से अपनी क्वेश्चन का लेवल चेंज कर दे इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, इसलिए, है ना। चलो सबसे पहले देखते हैं वन वर्ड, ठीक है, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड के पीछे की दृष्टि, द सन नेवर सेट, यानी सन कभी भी डूबता नहीं है और यह किसी भी भौगोलिक स्थान पर विश्व स्तर पर किसी भी समय स्थिर है। यानी एक बात याद रखना कि ये इसकी दृष्टि के पीछे क्या है कि सन कभी नहीं डूबता, ये कहीं ना कहीं तो निकलता ही रहता है ना। हमारी धरती घूमती है ना, धरती के सामने जो धरती का जो फ्रंट है, अगर वो सूरज के सामने आ जाए, ठीक है, तो सूरज के सामने धरती का जो हिस्सा आता है वहां दिन निकल आता है, उसके पीछे वाला हिस्से में रात हो जाती है। ठीक है, सूरज तो अपनी जगह स्थिर है अगर देखा जाए तो, है ना। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की तकनीकी सहायता ने तहत लिया गया। तो ये गलत है, देखो ये विश्व बैंक से लिया गया है। ठीक है, ये विश्व बैंक की तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल आपका आंसर क्या होगा? ये होगा केवल 1, है ना। आगे प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के लिए है, काफी महत्वपूर्ण है। आप इनके सवालों के जवाब भी साथ साथ देते जाएं, ठीक है, और थोड़ा सा स्पीड भी हम साथ साथ बढ़ाते चलेंगे क्योंकि काफी जरूरी है। क्योंकि 39 डेज में अगर आपको तैयारी करानी है, आज तो 38 डेज रह गए, तो उसके लिए तेज तो चलना पड़ेगा, है ना, तेज, और आप लोगों को भी तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस चक्र में पृथ्वी की भूपरपटी में पोषक तत्वों का भंडार मौजूद होता है? ठीक है, इन विच द फॉलोइंग साइकिल डज द रिजर्वियर ऑफ द न्यूट्रिएंट एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट? ठीक है जी, बताइए, कार्बन चक्र में, फास्फोरस चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में, या जल चक्र में? ठीक है नहीं, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल, कौन से साइकिल में डज द रिजर्वियर ऑफ द न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्वों का भंडार, ठीक है नहीं, एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में होता है हमारी अर्थ की क्रस्ट में? तो याद रखना हमारे अर्थ की क्रस्ट में क्या पाया जाता है? ज्यादा फॉस्फोरस भी खूब होता है, तो ये आपको ध्यान रखना। फास्फोरस चक्र इसका राइट आंसर है जो आपको ध्यान रखना है ना। इसी प्रकार से आपको करना क्या है कि आपके होमवर्क के लिए ये है कि होमवर्क ये है आपको कि आपको कार्बन चक्र को पढ़ना है सारे लोगों को। ठीक है, आपको फास्फोरस चक्र को पढ़ना है, नाइट्रोजन चक्र को आपको पढ़ना है, और जल चक्र को आपको पढ़ना है। अगर यहां से, ठीक है, ये कहां से पढ़ना है? आपको किसी भी किताब से, इंटरनेट से पढ़ लेना है। ठीक है, या इन पे छोटे छोटे वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे होते हैं, उन्हें भी देख लेना। ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, और खासकर एसएसटी की तैयारी करने वाले जो 6 से लेकर 8 वाले हैं और 9 से लेकर 10 वाले हैं, उन्हें इन चक्रों को अच्छे से पढ़ना होगा। क्योंकि ज्योग्राफी के साथ एनवायरमेंट भी होता है, एनवायरमेंट में भी क्वेश्चन आते हैं। जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वहां से भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, इनको कहते हैं भू जैव रासायनिक चक्र। ठीक है, तो इन चक्रों को आप पढ़ लेना, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत तेरे पूछे जाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई चक्र समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, अलग से एक वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। बस इतना कर सकता हूं। आगे चलिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है? नेपच्यून, यूरेनस, शुक्र या मंगल? ठीक है नहीं, आज मैं तो पढ़ाने में थोड़ा सा पूरा सिर है ना, ये ऐसे करे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे लग रहा है कोई ऐसे ऐसे कर दे, इतना खतरनाक हो रहा है। लेकिन मैं अब चाहता हूं कि अब आपकी एक भी दिन छुट्टी ना हो। ठीक है, इसलिए आज संडे वाले दिन भी मैं आपके लिए ये कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सिलेक्शन हो, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। ठीक है, तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? नेपच्यून, यूरेनस, शुक्र। और देखो बहुतों के आंसर आ भी गए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर होगा शुक्र इज राइट आंसर। ठीक है, सी इज राइट आंसर। ठीक है, क्यों जुड़वा कहा जाता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी की जो त्रिज्या है, ठीक है, और हमारे शुक्र की जो त्रिज्या है उसमें मामूली सा डिफरेंस है। तो दोनों दिखने में बिल्कुल लगभग बराबर हैं, ये भी याद रखना। इसके अलावा एक वैसे भी है कि पृथ्वी जो है वो हमारी माता है,
ठीक है, तो ये देवी है। यहाँ पे ये जो शुक्र है इंग्लिश में या रोमन में इसको वीनस कहा जाता है। वीनस क्या है? सुंदरता की देवी है। और देवी देवी आपस में बहन होती है, समझ में आएगी नहीं? तो इनको ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीधी रेखा में, ठीक है, होने पर स्थिति को क्या कहा जाता है? क्लिफ, युति, ठीक है, जल दोहन या युतु व्यति बिंदु कहलाते हैं। बताओ। देखो प्रश्न तो सादा है ना, एक हमारा सन है, ठीक है नहीं, सन के बाद क्या है? ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद क्या है? चंद्रमा है। तीनों ही एक रेखा में है, ठीक है नहीं। यहां पर मैं और छोटा बना देता हूं, सन है, यहां पर हमारी अर्थ है, और यहां पर हमारा मून है। ये अगर तीनों एक ही रेखा में होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं, ठीक है। अब सिजगी दो तरह से पड़ती है। सिजगी ऐसे भी पढ़ सकती है, यहां पर सन है, ठीक है, यहां पर मून है, और यहां पे अर्थ है। ये भी तो सिजगी है, ये भी तो तीनों एक ही सीध में आ गए, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, ये अब हम कहां रहते हैं? हम रहते हैं भाई साहब यहां पे अर्थ पे, हम अर्थ पे रहते हैं। यहां पे देखो तो ये इधर, ये इधर, दोनों अपोजिट दिशा में है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को अपोजिशन। क्या कहते हैं? अपोजिशन। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वियुति। क्या कहेंगे इसको? वियुति कहेंगे, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। यहां पर क्या है? दोनों इकट्ठे दिखाई देंगे। मैं यहां पे खड़ा हो जाऊं दूर से ऐसे करके, इन दोनों को देखूं ऐसे, सामने सामने दो लोग खड़े हुए हैं, दूर दूर खड़े हुए हैं, लेकिन दूर से देखो तो पास दिखाई देते हैं, तो दोनों जुड़े हुए दिखाई देते हैं अगर दूर से देखेंगे तो। और जोड़ को ग्रामर में क्या कहते हैं? कंजक्शन। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंजक्शन, है ना। याद रखना, इसको क्या कहेंगे? कंजक्शन। और कंजक्शन में भी आपको एक बात याद रखनी, इसको कहते हैं युति। क्या कहेंगे इसको? युति कहेंगे, ठीक है। युति और व्युति आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, है ना। तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में है, तो उसको क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं, उसको सिजगी कहते हैं, है ना। दोनों को ही क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5वां है। ये घाटियों से संबंध है, और घाटी में आपको बता रहा हूं कि दो पर्वतों के मध्य में, ठीक है, दो माउंटेन है, मान लो ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, दोनों के बीच में अगर आपको क्या मिल जाए? एक समतल स्थान मिल जाए। कैसा स्थान हो? समतल स्थान। दो पर्वतों के मध्य में समतल स्थान जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। दो घाटियां बहुत ज्यादा मशहूर है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। एक है आपकी साइलेंट वैली, जो आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और एक पूछी जाती है वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, फ्लावर यानी फूलों की घाटी। ये साइलेंट वैली जो है वो केरल में है। जब से इसको वैली बनाई है, यहाँ पे किसी का भी ह्यूमन टच नहीं हुआ, ये दूर है उससे, ठीक है। और ये उत्तराखंड में मिलती है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना। बाकी भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मरखा घाटी कहाँ पर है ये कह रहा है ये, ठीक है। दुजोक घाटी कहाँ पर है, सांगला घाटी कहाँ पर है, और युमथांग घाटी कहाँ पर है, इसके बारे में आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि कौन कौन से मैच करते हैं? तो 1 और 4 मैच करते हैं, 1 और 4, ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। जो मरखा घाटी है वो लद्दाख में है, और जो युमथांग घाटी है वो सिक्किम में है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए और ध्यान भी रहना चाहिए। 1 मिनट में पानी पी लूं बस। हाँ जी, थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है ना, इस वजह से मुझे थोड़ा जाना पड़ रहा है ना। चलो यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक तो मरखा घाटी हो गई। मरखा घाटी कहाँ पर? लद्दाख में है। और युमथांग घाटी सिक्किम में है। और सांगला जो घाटी है वो हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना। और दुजोक घाटी कहाँ पर है? यहाँ पर आपको नागालैंड में मिलेगी। नागालैंड और मणिपुर है ना, वहाँ पर नागालैंड और मणिपुर दोनों में मिलती है। ये आपको अच्छे से पता रहना चाहिए, है ना।
क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए है और ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, मैं थोड़ा बता रहा हूं। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो, अरावली से संबंधित प्रश्न पूछा है। ध्यान रखना, अगर भारत में देखेंगे तो भारत में इस प्रकार से अरावली है और यहां पे दिल्ली, फिर इसके नीचे क्या है? हरियाणा, फिर इसके नीचे राजस्थान और इसके नीचे गुजरात, यानी 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों में ये क्या होता है? इसका विस्तार है। और इसका विस्तार देखेंगे तो इसी दिशा में है। कभी कभी इसकी साइड भी पूछ लेता है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पे साउथ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट तक है, ये आपको ध्यान रखना। इसकी डायरेक्शन है, ये वही डायरेक्शन है जो हमारे मानसून की डायरेक्शन है। तो जो मानसून की डायरेक्शन होती है, ठीक वही अरावली की है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला भारत में वलित पर्वतों की सबसे पुरानी श्रेणी है। ठीक है नहीं? अब बताओ, अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन काल की है, बहुत ज्यादा पुरानी है। ठीक है, रेजिडुअल पर्वत है और ये वलित पर्वत है या नहीं है, आप सोच के बताइए। अरावली पूर्व में उपजाऊ मैदानों और पश्चिम में रेतीले रेगिस्तान। ठीक है, इसके पूर्व कहाँ होगा? इधर आएगा, होगा इधर आपका पंजाब वगैरह, हरियाणा वगैरह का पूरा, ये हरियाणा का इधर पश्चिमी यूपी का पूरा मैदान है। और इसके इधर जाओगे तो राजस्थान आ जाता है, जैसलमेर वगैरह उधर ही है। ठीक है, रेतीले रेगिस्तान के बीच बाधा के रूप में कार्य करती है। अरावली उन क्षेत्रों के लिए भूजल पुनर्भरण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है, वर्षा जल को अवशोषित करते हैं और भूजल को पुनर्जीवित करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो तीनों बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। अरावली बहुत पुराना पर्वत है, अब इसको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है, अवशिष्ट। ठीक है नहीं, क्या कहता है इसको? अवशिष्ट, रेजिडुअल पर्वत। ये घिस घिस के बहुत ज्यादा खत्म हो गया है। ठीक है, पुराना है, कौन सी काल का है? प्री कैम्ब्रियन काल का है। तो ये आपसे पूछ ले तो प्री कैम्ब्रियन काल याद रखना, ये उस काल का है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर है, ये भी आपको याद रखना। गुरु शिखर कहां पर है? माउंट आबू पर है। और माउंट आबू को राजस्थान की शिमला कहा जाता है। यहाँ पे नक्की झील है और दिलवाला का जैन मंदिर भी है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके अलावा क्या है अरावली के बाद? अरावली में ही बहुत सब सर्वश्रेष्ठ मकराना, ठीक है, संगमरमर पाई जाती है, जिससे ताजमहल भी बना हुआ है। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। ये लगभग 77 करोड़ साल पुराना है। अरावली पर्वत पुराने वलित पर्वत है। ठीक है, ये भी याद रखो। और अब अरावली के पूर्व में, ये मैंने आपको बताया था, इसके जो पूर्व, इधर जो पूर्व है, तो यहाँ पे हरियाली है खूब और यहाँ पे रेगिस्तान है, ये भी सही है। अरावली उन क्षेत्रों के लिए भूजल पुनर्भरण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है, जो वर्षा जल को अवशोषित करते हैं और भूजल स्तर को पुनर्जीवित करते हैं। ठीक है नहीं, अरावली फंक्शनिंग इज द ग्राउंड वाटर रिचार्ज, यानी ये ग्राउंड वाटर को दोबारा से रिचार्ज करती है फॉर द रीजन अराउंड द एब्जॉर्ब रेन वाटर। ठीक है, रिवाइव द ग्राउंड वाटर लेवल। तो हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों इसमें सही बैठते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर बताइए कि थार मरुस्थल के अनुप्रस्थ टिब्बे क्या कहते हैं। ठीक है, जो थार मरुस्थल है उस पर अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स, जो सैंड ड्यून्स बन जाते हैं ना, सैंड ड्यून्स, ठीक है, उनको क्या कहते हैं बताओ? बरखान कहते हैं, सीप डिब्बा कहते हैं, यारडंग कहते हैं, ज्यूगैन कहते हैं। ठीक है नहीं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वरखांस कहते हैं, अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से बने होते हैं। कभी आप रेगिस्तान का फिल्मों में शूट दिखाया जाता है ना, तो उसमें वरखांस ही ज़्यादा दिखाए जाते हैं। ऐसे करके बड़े अच्छे से ऐसे ऐसे उठ के ऐसे कॉनिकल शेप से ले लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना। और ये भी सभी पता है आपको, सारी जगह सीप ड्यून्स हो, यारडंग हो या ज्यूगन हो, ये पर्वतों से निर्मित, ये क्या पवनों से, यानी पवनों से निर्मित ये भू आकृतियां हैं। जो कभी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ज्यूगन का निर्माण कौन करता है? यानी पवन करता है। ठीक है, यारडंग का निर्माण कौन करता है? पवन करता है। सीप डिब्बे का निर्माण कौन करता है? पवन करता है। वरखांस का निर्माण कौन करता है? पवन करता है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए, चलो जल्दी आंसर दो। ठीक है, क्या है? सैडल पीक कहां पर है? माउंट डियावोलो, माउंट कोयोब या माउंट थुलियार? ठीक है, ये बताओ क्या होगा राइट आंसर। इसको अगर आप सही लगाओ, ये सभी अंडमान निकोबार की चोटियां हैं, है ना, चोटियां हैं। और आपको पता होना चाहिए अंडमान निकोबार में 200 से ज्यादा द्वीप हैं और ये बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, और यहां पर देखें तो सबसे उसका उत्तरी जो बिंदु देखा है, उत्तरी जो द्वीप है उसको कहते हैं लैंडफॉल। ठीक है, और इसका सबसे दक्षिणी जो है ग्रेट निकोबार है, और यहीं पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है। ठीक है, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और इसके ऊपर अगर देखें तो वहां पर लैंडफॉल है, और लैंडफॉल से ऊपर जाएंगे तो कोको चैनल पड़ता है, जो म्यांमार से अलग करता है भारत को। ठीक है, अगर लैंडफॉल के नीचे आएंगे तो उत्तरी अंडमान आ जाता है, उत्तरी अंडमान, फिर उसके बाद मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर छोटा अंडमान। ठीक है नहीं, और फिर उसके बाद निकोबार, फिर कार निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। इस प्रकार से एक पूरा पैटर्न है। ठीक है, और ये
निर्माण किससे हुआ है, अंडमान निकोबार का निर्माण किससे हुआ, कभी ये प्रश्न पूछ ले तो आपको याद रखना है इसका निर्माण हिमालय से हुआ है। क्योंकि हिमालय क्या हुआ था, इस प्रकार से आपने हिमालय देखा होगा, ठीक है, हिमालय ऐसे करके मुड़ा हुआ है ना, तो हिमालय ऐसे करके मुड़ता है, ठीक है। मुड़ने के बाद यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं पड़ती हैं, जैसे यहाँ पर आपकी क्या आती है, मिसमी, और यहाँ पे पटाकोई आ जाती है, ठीक है, पटाकोई मिसमी दोनों आ जाएंगी। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, नागा हिल्स आ जाती हैं, फिर यहाँ के मड़ी हिल्स आ जाती हैं, फिर यहाँ पर मेजो हिल्स आ जाती हैं, और इसके बाद म्यांमार शुरू हो जाता है। म्यांमार में हिमालय को, ठीक है, अराकोन यामा कहा जाता है, अराकोन यामा। अराकोन यामा क्या करता है, आगे चलकर यहाँ पे पानी भरा होता है तो पानी में डूब जाता है, और डूबने के बाद जगह जगह पर ऐसे करके निकल आता है, और जहां पे निकल आता है इसी से अंडमान निकोबार का निर्माण हुआ है। तो कोई पूछ ले कि अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है, हिमालय का ही अवशेषी भाग है। अगर आप देखा जाए तो हिमालय से ही निर्मित हुआ है, ठीक है नहीं। इसके अलावा यहाँ पे प्रवाल भी खूब मिलते हैं, कोरल भी मिलते हैं, तो ये हिमालय और प्रवाल के संयुक्त परिश्रम से इसका निर्माण हुआ है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। अब हिमालय से बनाए, चट्टानी ची जगह है तो यहाँ पे चोटियां भी होंगी, सीधी बात है, तो वो चोटियों के नाम पूछ रहा है, ठीक है। सैडल पीक कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर देख लो, सैडल पीक जो है वो कहाँ पर है, उत्तरी अंडमान में है, ठीक है नहीं। माउंट डियाबोलो कहाँ पर है, ये मध्य अंडमान में है। ये जो माउंट कोयो कहाँ है, दक्षिणी अंडमान में है। और फिर माउंट थुलियार कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में है। अंडमान की सबसे ऊंची जो चोटी है वो सैडल पीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो, ये आपको याद, माउंट थुलियार है, ठीक है। अंडमान को शहीद द्वीप कहते हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए, शहीद द्वीप। और जो निकोबार है उसको स्वराज द्वीप कहते हैं, ये आपको अच्छे से पता रहना चाहिए, है ना। ये है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतपुड़ा श्रेणी केवल 6 राज्यों में फैली हुई है, कैमूर श्रेणी 5 राज्यों में फैली हुई है, विंध्य श्रेणी 5 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो चलो इसमें क्या राइट आंसर है, केवल और केवल यहाँ पर कितना है, 3 है, कि विंध्य श्रेणी जो है वो केवल 4 राज्यों में फैली हुई है, ये सत्य है, ठीक है नहीं। बाकी सब गलत है। सतपुड़ा श्रेणी केवल 6 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है। सतपुड़ा इधर से शुरू हो जाती है, गुजरात से, ठीक है। विंध्य और सतपुड़ा, ऊपर विंध्य फिर नीचे गुजरात से शुरू हो जाएगी, गुजरात है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, ये लगभग महाराष्ट्र और एमपी वहां पर ही चलती है, ठीक है। तो ये बहुत लंबी श्रृंखला है, जैसे कि मैं आपको फिजिकल इंडिया में इसको आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैप के थ्रू मैं आपको ये बता दूंगा, वैसे आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है नहीं। बस आप इतना याद रखो, यहां से एक फैक्ट याद रखो कि विंध्य श्रेणी 4 राज्यों में फैली हुई है, बस इतना फैक्ट याद रखना है आपको, है ना, बस। अगले क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर देखो, यहाँ पर कुछ आंदोलन है और आंदोलन में कौन कौन से नेता हैं, उन नेताओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी आने की संभावना है। यहाँ 4-4 मैंने ऑप्शन दिए, हो सकता है कि इस बार 4 ऑप्शन आए, 5 ऑप्शन आएंगे, ये नोटिफिकेशन से आपको पता चलेगा, है ना। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ए का 4 है, तो वक्सत भूमि आंदोलन क्या है, करयानंद ने शुरू किया था, ठीक है। ए का आंदोलन मदारी पासी ने शुरू किया था, ठीक है। मोपेला जो विद्रोह है वो कुन हम्मद हाजी ने शुरू किया था, और अवध किसान सभा जो है वो बाबा रामचंद्र ने प्रारंभ की थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। याद रखो बक्सत, ठीक है, बक्सत, ठीक है, करयानंद ने शुरू की थी, बक्सत करयानंद ने, ठीक है नहीं। एक आंदोलन मदारी पासी ने, ठीक है नहीं। और मापिला, अब एक का याद रखो, जब हमारे यहाँ पे पता कभी मदारी वगैरह कोई आ जाता है बंदर वगैरह का डांस करवाने के लिए, तो बहुत सारे लोग एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो आदमी वहीं पर इकट्ठा होता है जहां पर कौन हो, मदारी हो। इस प्रकार से आप क्वेश्चन इसको मैच कर सकते हो कि मदारी पासी को एका से किस तरह से जोड़ सकते हो। तो आप जोड़ना सीखो अपने आप भी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी आपको एग्जाम में, है ना। तो आप तैयार रहा करो इन सारी चीज़ों के लिए, जिससे कि आपको भी पता चल जाए इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। आज 10 ही क्वेश्चन हो पाए, इसका हम धीरे धीरे चल पा रहे हैं, है ना। मोपेला विद्रोह, ठीक है, ये है अवध किसान सभा, अवध किसान सभा, ठीक है। अवध में कौन पैदा हुए थे बताओ, अवध में रामचंद्र जी, अवध में रामचंद्र जी पैदा हुए थे ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बाबा रामचंद्र, ठीक है। 2 याद हो जाए बहुत है, बाकी तो आप याद ही कर लोगे। ये थोड़ी यही क्वेश्चन आएगा आपसे, सीधे पूछ लेगा ना कि अवध किसान सभा किसने बनाई थी, के नेता कौन थे, ठीक है नहीं, कि एक आंदोलन के नेता कौन थे, ऐसे भी तो पूछ सकता है। तो आप उसके लिए तैयार हैं,
अगला प्रश्न देखो, दक्कन दंगा आयोग किससे संबंध रखता है? दक्कन दंगा आयोग किसानों की ऋणग्रस्तता से, दक्कन में कानून और व्यवस्था की कमी से, रैयतवाड़ी प्रणाली के साथ समस्या से, दक्कन में सांप्रदायिक दंगों से। आंसर बताओ इसका, दक्कन दंगा। ठीक है नहीं, आप अगर पता है SCERT को पढ़ोगे तो यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको निश्चित रूप से। और ये मैं आपको जनरली बता रहा हूँ सारे लोगों को कि 6 से 8 वालों के लिए और 9 से 10 वालों के लिए, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। संयुक्त एक ही जैसा कोर्स है इनका SST का। ठीक है, तो आपको 6, 7, 8, 9, 10 ये सारी किताबें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़नी होंगी, तब जाके आप सोच पाओगे कि आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो यहां पर जो आंसर बनता है वो क्या, किसानों की ऋणग्रस्तता से, किसानों में बहुत ज्यादा ऋणग्रस्तता थी। ठीक है, उससे दक्कन दंगा आयोग संबंध रखता है। ठीक है, याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोसी विद्रोह हुआ था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार प्रश्न आ चुका है। रामोसी विद्रोह का संबंध किससे है? कर्नाटक से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से या केरल से? ठीक है नहीं, बताओ कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल से। तो आपको आंसर पता होना चाहिए महाराष्ट्र से है। ठीक है, महाराष्ट्र से क्या है? रामोसी। ठीक है नहीं, रामोसी महाराष्ट्र, याद रखना। तो राम क्या है? यहाँ पे राम लिखा हुआ है, राम। ठीक है, तो राम क्या है? महान है, ये तो आपको पता ही है। भारत में राम महान है, तो महाराष्ट्र, इस तरह से आप इसको याद कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सबसे पहले कहां पर हुआ था? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली अखिल भारतीय किसान सभा का, ठीक है, अखिल ऑल इंडिया, ठीक है, किसान ऑर्गेनाइजेशन, AIFO होगा ये, ठीक है, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, का गठन सबसे पहले कहां पर हुआ था? पुणे में, मुंबई में, लखनऊ में या नागपुर में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख सकते हो यहाँ पे लखनऊ में हुआ है। ठीक है, किसान, ठीक है नहीं। चलिए, किसान से आप याद रखना लखनऊ, कैसे याद रखोगे? लाख। ठीक है नहीं, तो किसानों की संपत्ति को दुगना करने के लिए, किसानों की आय को दुगना करने के लिए, किसानों को लखपति बनाने के लिए, जिस दिन किसान लखपति हो गए, किसानों को पैसा आ गया, ठीक है, तो फिर हमारे पूरे भारत की पूरी सिनेरियो चेंज हो जाएगा। क्योंकि भारत में हमारे यहाँ पर लगभग 50% से ज़्यादा लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। इसलिए अगर इनकी आय बढ़ गई तो भारत का बहुत ज़्यादा विकास होगा। अगर आय बढ़ने से हमेशा क्रय शक्ति पैदा होती है, क्रय शक्ति पैदा होगी तो हमारे बाजार का जो स्वरूप है ना वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और बाजार की बढ़ती हुई शक्तियों से पूरा विश्व प्रभावित होता है। आज अमेरिका हमारे सामने, ठीक है, बोलता नहीं है अच्छे से, ठीक है, कनाडा के मामले में भी वो भारत का साथ देता है। आज कतर के मामले में ये अरब देश हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है। भारत हर किसी के काम में आता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? अब बताओ, कितना अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ क्या कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, भारत के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कितने होंगे? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 30। ठीक है नहीं, कौशल। तो ऐसे कहते हैं ना कि अरे अब तो तू 30 साल का हो गया, अब तो यार कोई काम कर लो, कहते हैं नहीं, अरे यार अब तो 30 साल का हो गया तू, ठीक है, अब कोई काम कर लो। बात ये है ना। अब 30 साल का हो रहा है, कुछ काम भी नहीं करता है। 30 साल बहुत हमारे यहाँ पे एक माइलस्टोन माने जाते हैं। ठीक है, अगर किसी लड़की की शादी 30 साल पर ना हो तो उस पर इधर उधर के लोग ज़्यादा, घर वालों को प्रॉब्लम हो या ना हो, इधर उधर वाले लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कहेंगे भैया शादी कर लो शादी कर दो, फिर लड़की की शादी कर लो। अरे 30 साल तक घर पे बैठा रखा है, अरे लड़की हमारी, हम जब 50 साल तक बिठाएं तुम्हें क्या लेना देना। ठीक है नहीं, लेकिन समाज जो है, तुम कुछ भी कर लो, तुम अच्छा काम कर लो, बुरा काम कर लो, समाज कभी भी संतुष्ट नहीं रहती है। हाँ, समाज के लिए इतना काम करो कि समाज की जो स्थायित्वता वो बनी रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं करो कि समाज के कारण तो अपने सपनों को, अपने मूल्यों को, सबको ताक पे रख दो। ऐसे कुछ नहीं करना है ना। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? अगला प्रश्न आपके ये, स्पेयर पुस्तक किसने? किंग चार्ल्स ने, प्रिंस हैरी ने, प्रिंस फिलिप ने, प्रिंस विलियम्स ने। अब यहाँ पे ये जो किताब है वो क्यों मशहूर है? स्पेयर किताब ही क्यों पूछी गई? मैंने जो कई किताब लिखी है, मैं तो दो किताब लिखी, मेरी किताब तो नहीं पूछी गई। अरे जो या तो बहुत प्रतिष्ठित किताब हो, नाम हो गया उस किताब का, या लेखक प्रतिष्ठित हो, चेतन भगत कोई भी किताब लिखे थे नाम जरूर आ जाएगा, या वो किताब ही गजब की है, उसका राष्ट्रपति ने विमोचन कर दिया हो, ठीक है, या कोई ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जिसका बहुत ज़्यादा नाम है, तो ऐसी किताबें हिट हो जाती हैं। तो याद रखो, प्रिंस हैरी ने लिखी है स्फेयर।
ठीक है, हैरी, ठीक है नहीं, हैरी, हैरी स्पेयर, कैसे याद रखोगे, ठीक है नहीं, बताओ। प्रिंस हैरी ने लिखी स्पेयर, स्पेयर, याद कर लेना, हैरी, हैरी, हरी, ठीक है, हरी से स्पेयर, कुछ जोड़ नहीं रहा है, तुम्हें कुछ ध्यान आए तो जोड़ देना इसको। क्वेश्चन नंबर 16, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है, ठीक है, ये बताओ। हमारे यहाँ पर पता है बौद्ध भिक्षु राजा महाराजा एक दूसरे से वार्तालाप करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी बात को किसी के ऊपर थोपते हो। मुझे कहते हैं भैया तुम्हारे अंदर कोई प्रश्न है तो प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिलेगा, पूछिए। आपको सवाल उठाना भगवानों पे उठाओ, आपको भगवान नहीं मानना है मत मानो, आपको बौद्ध को मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। आइए तर्क करते हैं, आइए संवाद करते हैं। ये तर्क संवाद है ना, ये जो संवाद है, ये संवाद सभी समस्याओं का समाधान है। अगर देखा जाए तो आजकल लड़ाई हमारी हो क्यों रही है एक दूसरे से, कि किसी ने ये बता दिया कि सामने वाले ने ना तुम्हारे बारे में ये कहा है, और तुरंत ठुनक गए तुम तो। न उस सामने वाले से जाके पूछा कि तुमने भैया कहा है कि नहीं कहा, बस तुमने उसके पूरे ठीक है अजप्शन बनाना शुरू कर दिया, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। आपसे अगर कोई सामने कोई ये कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं कहा था, उसकी बात मान लो। जो तुम्हारे मुंह पे नहीं कह पा रहा है उसकी क्या औकात है पीछे कहता रहे, पीछे तो प्रधानमंत्री को लोग गालियां देते हैं, समझ आएगा नहीं। तो थोड़ा सा संवाद करने की कोशिश किया करो, भागा करो मत। नागसेन इज राइट आंसर है ना, नागसेन का, ठीक है, संवाद है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? मातंगनी हाजरा, कनक लता बरुआ, अरुणा आसफ अली और शांति घोष। तो आज राइट आंसर याद रखना शांति घोष, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित नहीं थी शांति घोष, ठीक है नहीं। चलिए और बताओ इसका कितने लोगों ने सही आंसर दिया है? एक बार मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है क्वेश्चन में, आपको इस पर कुछ कहना हो तो कह सकते हो। शांति घोष का तो संबंध था, मैं तभी कह रहा हूं, शांति घोष तो मैंने सुना है। मातंगनी हाजरा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली, इनका भी नाम है। अरे हाँ सही तो है, मैंने केवल ये पढ़ा है इसमें कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध है कि नहीं। मैंने शांति घोष को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सुनिधि जो चौधरी थी, सुनीति चौधरी और शांति घोष, इन्होंने मजिस्ट्रेट की हत्या करी थी। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मैं कह रहा था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं, ये केवल भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है। कभी कभी माइंड में प्रेशर हो जाता है इस तरह का, है ना। तो क्योंकि ये वाला जो वो है ना, वो थोड़ा सा प्रेशर में आ रहा है मेरे, है ना ये। तो शांति घोष, अब ये सब मातंगनी हाजरा, कनकलता, ये सब भारत छोड़ो आंदोलन से थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ये आपको वर्धा से हुआ था, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन को आपको याद रखना, ये नेता विहीन आंदोलन था, इसकी किसी ने भी लीडरशिप नहीं करी थी, ठीक है। क्योंकि इस आंदोलन के प्रारंभ होने से पहले सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, इसलिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न, ये तो आ ही गया। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? और आंसर आपने देख ही लिया था, तो आयरन, ठीक है, अयस्क है। 1 नंबर सबके लिए ऐसे ही मिल गया, फ्री में मिल गया, है ना। तो वो भी आपको अच्छे से याद रखना है ना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वह स्रोत है जो ऊष्मा जनित है, विद्युत जनित है, गैर नवीकरणीय है या नवीकरणीय है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं बताओ? पारंपरिक जिनका हम एक प्रयोग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं,
ठीक है, अपरंपरागत जिनका हम बहुत लंबे समय से नहीं, अभी अभी से हमें पता चला है कि इससे भी ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, नवीकरणीय है, याद रखना। जैसे सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, ठीक है, ये अपने आप में एक गैर परंपरागत सोर्स है, क्योंकि अब तक हम गोबर का, इस तरह कोयले का, ठीक है, जल विद्युत का, इनका तो प्रयोग कर ही रहे थे। लेकिन अब सौर ऊर्जा जो है वो अपने आप में नई है। अगर सूरज कभी डूबता नहीं है, इस सिद्धांत पर काम करती है। और हमारे भारत में तो लगभग लगभग 300 दिनों तक, मैं कहता हूँ 300 दिनों तक यहाँ पे धूप रहती है। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी का प्रयोग खूब किया जा सकता है, अच्छी तरह से किया जा सकता है। बात यह है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो ये भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो क्या है, येती एयरलाइंस। येती एयरलाइंस इज द राइट आंसर, जो आपको ध्यान रखना है। 20 में से आप बताओ, 20 में से आप कितने प्रश्न, कितने आप दे पाए हो? मैं आपको देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना, सारे लोगों को मैं वॉच कर रहा हूँ। आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो ये आंसर बता सकते हैं, है ना? कि 20 में से आपके क्वेश्चन आए हैं। और ईमानदारी से बताना, क्योंकि अगर तुम 20 में से 20 लिख दोगे तो मैं कौन सा देखने बैठा हूँ। ईमानदारी से बताओ, क्योंकि ईमानदारी से ही आप सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं ना। क्योंकि स्वयं को जांचने की क्षमता तुम में सबसे ज़्यादा है, तुम अपने आप को सबसे बेहतर जांच सकते हो। और दूसरा तो अंदाज़ा लगा सकता है, लेकिन तुम खुद को अच्छी तरह से जांच सकते हो, है ना। बात यह है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई थी? ठीक है, संगीत की टप्पा शैली, तो ऐसे करके भी प्रश्न आ सकते हैं। और राइट आंसर क्या है, मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला शासक भी कहते थे, परिवर्ती मुगल था, ये आपको पता है। औरंगजेब के बाद वैसे भी मुगलों में ताकत तो बची नहीं थी, और ये अपने इतने ज़्यादा ऐशो आराम में पड़ गए थे कि उन्हें पता ही नहीं थी कि सत्ता कैसे चलाई जाती है ना। तो ये आपको कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बजा फरामू, एक आपने ट्रिक बनाई थी, बजा फरामू, अहमद अलसा। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले बहादुर शाह आया था, फिर उसके जहांदार शाह आया था, फिर उसके बाद फरुखसियार आया था, फिर उसके बाद रफ़ीउद्दराज आया था, फिर रफ़ीउद्दौला आया था। ठीक है, और फिर उसके बाद कौन आ गया था, ये मोहम्मद शाह आया था। ये बहुत लंबे समय तक ये मुगल सम्राट बन के रहा है। ये अलग बात है कि इसके समय पर कोई चलती तो थी नहीं, दिल्ली के आसपास ही इन सब का शासन सिमट के रह गया था बस। ठीक है, ये था। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहां पर किया गया था? ये पता है, सैन्य अभ्यास आपको जरूर याद रखने हैं, ये प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या राजस्थान में? ठीक है, तो राइट आंसर क्या, राजस्थान में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर कुछ आर्टिकल्स दे रखे हैं और कुछ आयोग दे रखे हैं, और यहां से ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आता है। वैसे यहां पर 4 प्रश्न दे रखे हैं आपके सामने, देखा जाए तो, क्योंकि वहां पर सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो बताइए यहां पर 324 में क्या है? ठीक है, तो 324 में निर्वाचन आयोग है भाई साहब। तो एक का कहीं 4 है, ए का कहीं 4 है, तो ए का देखो 4 यहाँ पर है, तो लगे याद करने की जरूरत ही नहीं। बी का 3 है, ये रही बी का 3। ठीक है, सी का 4 है, तो सी का भैया ए का 4, हम इसको इसको देख रहे हैं हम, है ना देखो ना, हमने यहाँ पे बताया ए का 4 सही लगाया है, लेकिन यहाँ पे सही लगा वो कर रहे हैं हम। बी का 3 सही, तो ये ठीक है। और 280, ये तो सबको पता ही है, वित्त आयोग है। और यहाँ पर यह सूझ जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है नहीं, तो इसका ये आंसर सही होता है, ये वाला। ठीक है नहीं, कि निर्वाचन आयोग ये 324 और 326 में सार्वभौमिक मताधिकार है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी सार्वभौमिक यूनिवर्सल जो वोट दिया जाता है, सेफ्रेस है, यानी सभी को हमारे यहाँ पे कोई जाति के आधार पर या किसी धन के आधार पर, महिला पुरुष के आधार पर, ऐसा कभी भी वोट डालने का अधिकार संपूर्णता से सभी को दिया गया है, सार्वभौमिक मताधिकार है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रम क्रम में अंतिम थी? मोपला पहले हुआ था, खिलाफत सबसे बाद में हुआ था, होम रूल या जलियांवाला बाग हुआ था सबसे बाद में? तो राइट आंसर याद रखना, मोपला विद्रोह इसमें सबसे बाद में हुआ है। ठीक है नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस राज्य ने न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मुदुल को उच्च न्यायालय के 7वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मुदुल को, तो यहाँ पे क्या है राइट आंसर, मणिपुर में। यानी मणिपुर में ये 7वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है, उच्च न्यायालय में, जो आपको अच्छे से पता रहना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस देश ने 40 वर्षों के बाद नागपट्टिनम को भारत से ठीक कांका सतुई तक जोड़ने वाली नौका सेवाओं को फिर से शुरू किया है? तो राइट आंसर क्या है? श्रीलंका। दैट्स द राइट आंसर। ओके, 40 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है। बताओ, पड़ोसी है और हमारा तो ऐतिहासिक पड़ोसी है, और यहाँ और हमारे बीच में बहुत सारी अभी टसन भी चलती रहती है कभी कभी, तो ये आपको पता होना चाहिए। 27, चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए विश्व का पहला लिंग संतुलन ढांचा शुरू किया गया था। ठीक है, लिंग, ठीक है, संतुलन ढांचा। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डेब्यूट, ठीक, वर्ल्ड फर्स्ट जेंडर बैलेंस। तो ऐसा जहाँ पर फर्स्ट लिखा हो, फर्स्ट माने पहला, और जहाँ पर महिला लिखा हो वो प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप याद रखो, दुबई में, ठीक है, विश्व का पहला लिंग संतुलित ढांचा यानी वर्ल्ड फर्स्ट जेंडर बैलेंस फ्रेमवर्क यहाँ रखा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सहकारी बैंक सपनों का संचय की जमा लिंक्ड योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या उड़ीसा? तो आप याद रखो, यहाँ पे आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश राइट आंसर। भारतीय नौसेना द्वारा, ठीक है, मिलन 24 बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? मुंबई में, विशाखापट्टनम में, कोच्चि में या कोलकाता में? ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको विशाखापट्टनम आंसर सही लगेगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने स्वदेशी 2 kW DC पोर्टेबल चार्जर बनाने में मैटी सचिव एस कृष्णन की मदद की थी? तो बताइए, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे? तो राइट आंसर क्या है? आईआईटी मद्रास, है ना। आगे देखो, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का, ठीक है, विकल्प चुना था, है ना। ये 31 वाला प्रश्न है, ये आपको बताना है। ठीक है, आज 50 प्रश्न नहीं कराऊंगा, 50 ही हो पाएंगे क्योंकि मेरा जो बॉडी है वो थोड़ा साथ नहीं दे पा रही है। ठीक है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प किया था? तो आप याद रखो, यहाँ पर ये प्रश्न अब पिछली बार भी आया था, हमेशा प्रश्न आता है चौकीदार। ठीक है, आप याद रखो, चौकीदार कर वगैरह याद रखना, तो आपको पता चलेगा बिहार से स्पष्ट ये है, इसमें से इसलिए कोई भी नहीं होगा। ठीक है, श्री नरसिंह नारायण किस विचारधारा के थे? समाजवादी, राष्ट्रवादी, अंतर्राष्ट्रीयवादी? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं थे। ठीक है, निम्न में से किसी राष्ट्रीय आंदोलन में नरमपंथी के रूप में नहीं जाना जाता है? ठीक है, आंसर जल्दी बताओ। कि बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे? उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप याद रखो, जानते भी होंगे आप उनको, बाल गंगाधर तिलक को, तो कौन नहीं जानता है। बंगाल का विभाजन कब प्रभाव में आया? ठीक है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रवादिता को समाप्त करने के लिए बंगाल का विभाजन हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए किया गया था। हालांकि बंगाल के सभी युवा, सभी जो परिवार थे, सबने विरोध किया और एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी, कहा कि मतलब भैया एक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, बात यह है ना। तो बंगाल का विभाजन कब प्रभाव में आया? तो 16 अक्टूबर 1905 में प्रभाव में आया। दैट्स द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के चरमपंथी दल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले? ठीक है, तो अब ये दोनों तो नरमपंथी थे और ये कौन थे? उग्रपंथी थे, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। विभाजन हमारी तरफ बम के ऊपर बम की तरह गिरा है। गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी? तो राइट आंसर क्या? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का ये राइट आंसर था। ये सारे प्रश्न आए हैं पिछली बार। अब इसी से आपको पता चल जाएगा प्रश्नों का लेवल क्या होता है ना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो ये कौन सा? तो 32 था, ये आपका 33 था, ये आपका 34 था, ये आपका 35 था, ये आपका 36 है, ये आपका 37। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास किया? दरभंगा, मुजफ्फर, ठीक है, पुर, गया या मुजफ्फरपुर हत्याकांड, ये नाम आपने अच्छे से सुना होगा। ठीक है ना, तो यहीं पर प्रारंभ किया था। खुदीराम बोस काफी कम उम्र के थे, यह भी आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया हुई थी। कांग्रेस की रणनीति की वजह से, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य की वजह से, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी, ठीक है, और एक से अधिक? तो राइट आंसर क्या है? उसमें से एक से अधिक है। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियां भी ऐसी थी, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य भी इसी प्रकार के थे। ठीक है नहीं, और उसके लिए उत्तरदायी है, प्रक्रिया बनी थी, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी, सभी है। ठीक है,
आइए आगे चलते हैं। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने पहला तिरंगा झंडा कहाँ पर फहराया था? लंदन में, ठीक है, स्टुटगार्ट में, मॉस्को में, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए स्टुटगार्ट में फहराया था। मैडम भीकाजी कामा क्रांतिकारियों की मां कही जाती थी, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सबको पता है कि सविनय अवज्ञा, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा आपका स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और उस समय पर हाँ विदेशी वस्त्रों को यहाँ पे जलाया भी गया था और खूब खुशी मनाई गई थी और यहाँ पे भगाने के लिए, ठीक है नहीं। और इस समय पर हमारे स्कूल कॉलेज भी खूब खिले थे, इंडस्ट्री भी यहाँ पे शुरू हो गई थी, ये था। युवा उत्सव भारत @ 2047 को निम्न में से किस संस्थान में लॉन्च किया गया है? IIT रोपड़, IIT मुंबई, एम्स दिल्ली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। तो IIT रोपड़ इज राइट आंसर है ना। ये है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना प्रारंभ की? राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर याद रखो लाडली, ठीक है नहीं। ये बहन जो है वो मध्य प्रदेश, यानी मामा कहते हैं ना मध्य प्रदेश में इनको, इसलिए कहते हैं, सबको बहन मान लेते हैं, इसलिए ये वाली इनकी बात है। 37 हो गया। यहाँ पर आपका क्या हो गया? 38 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर आपका 39 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे आपके 41 क्वेश्चन हो गए। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना शुरू की? तो 42 हो गया। फिर यहाँ पे आ गया 43। किस खिलाड़ी ने 2022 का BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो आपको याद रखना चाहिए मीराबाई चानू। मिशन हर पेमेंट डिजिटल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है नहीं। बताओ मिशन हर पेमेंट डिजिटल। देखो ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा है ये, ठीक है। ये है। अंतर्राष्ट्रीय समूह AC द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डों में से एक घोषित किया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो याद रखो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरोप्लेन आते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। न्यूयॉर्क न्यायालय में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने थे? अरुण सुब्रमण्यम, अरविंद सुब्रमण्यम, सुमिता कोटा रेड्डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप याद रखो अरुण सुब्रमण्यम है, न्यूयॉर्क न्यायालय में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये तो करंट अफेयर्स है, उसे तो कर ही लोगे आप। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता सबसे कम है? ये कई बार प्रश्न में आपको बता चुका हूँ, बिहार है ना। अप्रैल 2022 में कांगड़ा चाय को एक यूरोपीय आयोग भौगोलिक संकेत टैग मिलेगा। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जैसे कांगड़ा चाय को, कांगड़ा, तो कांगड़ा कहाँ होगी? कांगड़ा घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है नहीं। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस हाल में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रतन टाटा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखो रतन टाटा को किया गया है, ठीक है नहीं। रतन टाटा याद रखोगे इनका नाम तो आपको अच्छे से, है ना। चलिए थोड़ी सी AC चला दूं कि गर्मी सी होती होने लग गई है ना, बात यह है। चलिए निम्न में से कौन सा एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेल वाटरक्राफ्ट 21 मार्च 2023 को कोलकाता में लॉन्च किया गया है? ठीक है, INS एंड्रोथ, INS अरनाला, INS मालवा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या? INS एंड्रोथ, दैट्स द राइट आंसर। ओके, याद रखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप समझ नहीं पा रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको पल्ले नहीं पड़ रहे होंगे, क्योंकि सर ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं था, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। निम्न में से किसे पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया? बताओ संविधान की आत्मा किसने कहा था? सीधे सीधे तो क्वेश्चन में ही है, ये है मौलिक अधिकार और संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान की आत्मा किसको कहा है? प्रस्तावना को कहा है, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया था, है ना। कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं भाई साहब? सबके क्वेश्चन बता दिया करो अपने। ये 44 हो गया, यहाँ पर ये 45,
यहाँ पर ये 46, यहाँ पर ये 47, उनचास। रतन टाटा को तो करवा दिया था, 50 भी करवा दिया, 50। एंड्रॉथ 51 भी करा दिया, 52 बार। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का समान संरक्षण प्रदान किया गया है? विधि का समान संरक्षण, ये यूएसए का है, ठीक है नहीं। और हमारे यहाँ पे क्या है, विधियों का समान संरक्षण दिया जाएगा, आर्टिकल 14 में दे रखा है। ये विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण दोनों का है। केशवानंद भारती का केस, इंदिरा गांधी का केस, एसआर बॉम्बे का केस, मिनर्वा मिल्स का केस, ए का क्यू है, टू का आर है, थ्री का क्या है, इसका पी है। इनको तो याद कर लो, ये तो याद करने पड़ेंगे, इसमें कुछ समझने की चीज नहीं है, याद कर लो, है ना। चलो यहाँ पर कितने हो गए, क्वेश्चन कहाँ गए, 52 के बाद क्या हो गया, 53, इसके बाद क्या आ गया, 54। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करने का सुविधा दी गई है? तो 12वां, 5वां, 7वां उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 7वां संवैधानिक संशोधन। भारत में चुनाव से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लेखित किए गए हैं? चुनाव से संबंधित प्रावधान है। संविधान के कुल कितने भाग हैं आपको पता है कि क्रमांक की दृष्टि से 22 है और वैसे 25 भाग हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। तो इसमें कौन सा भाग है, भाग यहाँ पर है आपका 15। तो 15 में क्या दे रखा है, चुनाव दे रखे, निर्वाचन दे रखा है ना, निर्वाचन। पचपन, 56। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखो, सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में से नहीं है। हमारा जो मौलिक कर्तव्य है ना, वो भाग 4 से लिया गया है, 4A से। जैसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा से 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी, उसके हिसाब से 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और एक मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 11 हैं कोड मिला के। ठीक है, और 57 ये हो गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया? देखो याद करने के, 22 जुलाई 1947, कई बार पढ़ा है। 86वें संविधान संशोधन कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? हाँ, तो वही 11 में जोड़ा गया था इसमें, तो पढ़ाने वाला था। ये आपको याद रखना है कि 14 वर्ष तक के बच्चे, सरकार को अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वो अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। अब आ जाते 59 पर। ठीक है, 59, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो याद रखो, संस्कृत नहीं है, सीधी सीधी गई संस्कृत राज। ठीक है, ये है। कुल मिला के समय पर 22 भाषा है और 8वीं अनुसूची में ये दे रखा है। ठीक है, 60, ये लास्ट प्रश्न है और इसके बाद जवाब देना। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाता है?
तो 20 और 21 दैट्स द राइट आंसर, है ना। ये नहीं होता किसी भी तरह से, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है नहीं। तो अब आपको 60 क्वेश्चन हो गए, 60 में से कितने क्वेश्चन आए ये आपको बताओ। अगर आपके 60 में से 30 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टिपिकल में प्रश्न में लेके आया था, और जिसका 60 में से अगर 50 नंबर आ रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो आज इस क्लास की जो भी पीडीएफ है वो मैं अपने ग्रुप पे अभी डाल दूंगा, ठीक है। ये आपकी पीडीएफ, और यहीं से अभी डाल दे रहा हूँ जाके, तो मैं ये ना लगे कि नहीं सर आप बाद में डालते हो उसको। तो देखो यहाँ पर हो गए, ये रहा, ये सब, ये अभी मैं आपके लिए प्रोवाइड कराता हूँ। यहाँ पर ये एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में है आपका ये और ये और ये, ठीक है, ये हो गया। समय लगता है दुनिया में, हमेशा हर चीज के लिए समय लगता है। ये मेरा टेलीग्राम है, ये रहा SST विद राज राणा, देखो ध्यान रखो, ये रहा SST विद राज राणा, दिखाई दे रहा है ये वाला। इसमें 11,397 सब्सक्राइबर हैं, अगर आप चाहो तो इस पर जुड़ सकते हो, और यहीं से आपको मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराता हूँ। देखो कितनी सारी पीडीएफ हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, यहाँ पे लिखा भी होगा। जैसे ये पीडीएफ देखो, यहाँ पे ये पीडीएफ पड़ी हुई है, अरे तो आप सीधे सीधे यहाँ पे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो आप सारे लोग यहाँ मेरे साथ जुड़ सकते हो याद करके, है ना। ये पीडीएफ पड़ी हुई है, ऐसा होता है, चलो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जीवन है, चलता रहता है ना। चलो कल मुलाकात होगी आपसे, तो हमारी कल मुलाकात होगी, और वहाँ पर हम पढ़ रहे होंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी। ये पहला चैप्टर सोलर सिस्टम मैंने ख़त्म कर दिया है, अब उसके बाद जो दूसरा चैप्टर होगा उसको मैं बहुत ही जल्दी ख़त्म करूँगा, ठीक है नहीं। चलिए, तो आप 3 बजे और 12 बजे जुड़ना मुझसे बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।